16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं का एक समूह चंद्रमा के पौराणिक आंसुओं की खोज में दक्षिण अमेरिका की एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पेड़ में जादुई पंखुड़ियां हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक करने, किसी भी घाव को ठीक करने और किसी भी अभिशाप को दूर करने में सक्षम हैं। हालांकि उनकी खोज में एक अंधकार में मोड़ आ जाता है, जब विश्वासघाती जंगल से बचने के बाद वे आंसू के रहस्य की रक्षा करने वाले एक स्थानीय गांव को नष्ट करने की सजा के रूप में नदी के किनारे से बंधे हुए शाश्वत जीवन के लिए शापित हो जाते हैं। 1916 में तेजी से आगे बढ़े, जहां डॉक्टर लिली हॉटन और उनके भाई मैकग्रेगर ने चंद्रमा के आंसू पर लिली के अभूतपूर्व शोध को एक अंग्रेजी खोजकर्ता संघ के सामने प्रस्तुत किया। पेड़ का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण तीर के निशान तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली ने एसोसिएशन के संदेह को खारिज कर दिया और कलाकृतियों को चुरा लिया। उनका पीछा प्रिंस जोआचिम का ध्यान आकर्षित करता है, जो एक जर्मन अभिजात भी है जो तीर के निशान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस बीच दक्षिण अमेरिका में करिश्माई गाइड फ्रैंक वोल्फ, जो नदी यात्राओं को मनगढ़ंत खतरों से अलंकृत करने के लिए जाना जाता है, लिली से मिलता है। शुरुआती धोखे के बावजूद जब जगुआर हमले के दौरान लिली को फ्रैंक की बहादुरी का पता चलता है और उसे पता चलता है कि साहसिक कार्य में उसकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी है, तो वह फ्रैंक को काम पर रखती है। जैसे ही तीनों नदी के नीचे यात्रा करते हैं, उन्हें अपने कब्जे वाले नाव इंजन के लिए प्रतिशोध की मांग करने वाले व्यवसायी निलो जोआचिम द्वारा किराए पर लिए गए भाड़े के सैनिकों और जर्मन पनडुब्बी में खुद अभिजात वर्ग से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन तब होता है जब हमलावर जगुआर को फ्रैंक के पालतू जानवर के रूप में उजागर किया जाता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो जाता है। जोआचिम को पता चलता है कि शापित विजेता पत्थर में बदल गए हैं और तीर की नोक को पुनः प्राप्त करने में उनकी मदद के बदले में उन्हें छोड़ देते हैं। लिली, मैकग्रेगर और फ्रैंक से अनभिज्ञ यात्रा के दौरान उनके बीच एक गहरा संबंध बन जाता है। लिली फ्रैंक से उसके अतीत के बारे में पूछती है और उस पर व्यक्तिगत उद्देश्यों को पनाह देने का आरोप लगाती है, जिससे एक प्रतीत होता है कि नरभक्षी जनजाति के साथ उसका टकराव होता है। हालांकि यह फ्रैंक द्वारा एक मैत्रीपूर्ण जनजाति के सहयोग से रची गई एक और चाल के रूप में सामने आया है। एरोहेड के शिलालेख से पेड़ के स्थान का पता चलता है, जो केवल ब्लड मून के तहत खिलता है। एक अराजक झड़प में विजय प्राप्त करने वालों ने तीर का सिरा चुरा लिया और फ्रैंक के प्रयासों के बावजूद वह घातक रूप से घायल हो गया। लिली भाग जाती है, लेकिन अगली सुबह एक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन होता है। फ्रैंक, जिसे अब फ्रांसिस्को के नाम से जाना जाता है, बच गया। वह अपने शापित अस्तित्व को स्वीकार करता है। ग्रामीणों की सहायता के लिए पक्ष बदलने से पहले वह एक नेता की बीमार बेटी को बचाने के लिए विजय प्राप्त करने वालों में शामिल हो गया था। घायल मैकग्रेगर पीछे रह जाता है, जिसे जोआचिम ने पकड़ लिया है, जबकि लिली और फ्रैंक पेड़ की ओर बढ़ते हैं। अंतिम टकराव ब्लड मून के तहत सामने आता है, जिसके परिणामस्वरूप फ्रैंक ने नदी को अवरुद्ध करने और विजय प्राप्त करने वालों को एक बार फिर से पत्थर में बदलने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। लिली अभिशाप को तोड़ने और फ्रैंक को पुनर्जीवित करने के लिए आखिरी पंखुड़ी का उपयोग करती है। लंदन में वापस, लिली ने एक्सप्लोरर सोसाइटी की पूर्ण सदस्यता को अस्वीकार कर दिया और फ्रैंक के साथ साहसिक जीवन का चयन किया। कहानी का अंत लिली द्वारा फ्रैंक को अपनी ऑटोमोबाइल चलाना सिखाने के साथ होता है, जो उनकी असाधारण यात्रा के बाद एक नई शुरुआत का प्रतीक है। द क्वेस्ट फॉर इटर्नल ब्लूम पौराणिक चमत्कारों के सामने बलिदान, धोखे और आशा की स्थायी शक्ति की एक रोमांचक कहानी।